न्यू NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे थे? 5 क्लास चैप्टर नंबर 5 टॉपिक चल रहा था हमारा, जैसे हमने बात की भूमंडल की, यानी भूमंडल किसे कहेंगे? पृथ्वी का ठोस भाग जिसे हम भूमंडल कहेंगे। उसके बाद में बात की हमने जलमंडल, भूमंडल में आगे महाद्वीप हो गए, जलमंडल यानी महासागरों की बात की, महासागर, और भूमंडल में महाद्वीप। महाद्वीप कितने होते हैं? 7 महाद्वीप होते हैं। यानी कि अब करंट की बात करें तो यानी एक महाद्वीप और, यानी चर्चा में चल रहा है, यानी जिले इंडिया ऑस्ट्रेलिया के नीचे वो यानी 8वां महाद्वीप बनेगा। ठीक है। उसके बाद में बात की जलमंडल की। जलमंडल की बात यानी इसमें आएंगे महासागर आएंगे। महासागर कितने होते हैं? नाम बता सकता है कोई? एक एक करके नाम बता दो। पहला आपका हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, और अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। वेरी गुड। ठीक है। महाद्वीपों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यानी महाद्वीप 7 होते हैं, कौन कौन से सभी को पता है। एशिया महाद्वीप के बारे में हमने बात की थी। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ऐसा कौन सा महाद्वीप यानी तीनों रेखा गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप। वेरी गुड। आज अपन पढ़ेंगे कौन सा मंडल? जैव मंडल या जीव मंडल बोलते हैं। जीव मंडल, हाँ सॉरी, वायुमंडल भी पढ़ा था हमने, वायुमंडल। ठीक है, सौरमंडल को पहले बात होगी। ठीक है। वायुमंडल में हमने गैसों के बारे में, कौन कौन सी गैसें होती हैं, कौन कौन से अस्तर होते हैं। ठीक है। कौन कौन से तो बताओ अस्तर? क्षोभमंडल, क्षोभमंडल, सेकंड समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल। ठीक है। और चौथा आयन, पांचवा बही। क्रम ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना। यानी सतह से ऊपर जस्ट होता है वो सौरमंडल था, उसके ऊपर होता समताप मंडल, उसके ऊपर मध्यमंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और बहीमंडल। हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा था, यानी कि आपकी जो वर्षा होती है, बादल होते हैं, किस मंडल में होते हैं? सौरमंडल में होते हैं। समताप मंडल में क्या होता है? यानी कि प्लेनें चलती है, समताप मंडल में चलती। क्यों चलती? क्योंकि अगर बारिश और बादल हो तो यानी कि प्लेनें यानी दुर्घटना का खतरा बना रहता है, इसलिए समताप मंडल में चलती, जो कि सौरमंडल से ऊपर है। उसके बाद में मध्यमंडल, आयन मंडल, रेडियो स्टेशन, यानी रेडियो की जो आपकी तरंग आती है, यानी वो जो आयन मंडल के कारण, और बहीमंडल यानी उसका बाहर वाला पार्ट। ठीक है। हाँ, उपग्रह छोड़ते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे, आज आपका टॉपिक है जीव मंडल या जैव मंडल। जीव मंडल, जीव मंडल किसे कहते हैं या जैव मंडल भी बोलते हैं, दोनों सही, ध्यान रखना। जीव मंडल है जैव मंडल। जैव मंडल का अर्थ होता है कि यानी कि वह स्थल जहाँ तीनों कौन से भूमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, बोलो जलमंडल। यानी जीव मंडल उसे कहेंगे वह मंडल जहाँ स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल तीनों मिलते हो, उसको बोलेंगे जहाँ जीव की, यानी कि जीव पाए जाते हो। समझे? जीव मंडल का अर्थ होता है यानी कि स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये तीनों मिलते हैं और वहाँ पर जीव उत्पन्न होने या जीव पाए जाते हैं, उसको बोलेंगे जीव मंडल या जैव मंडल बोलते हैं। ये डेफिनेशन है NCERT। ठीक है। यानी कि वह मंडल जहाँ स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल तीनों का कॉम्बिनेशन होता हो, वहाँ पर जीव पाए जाते हैं। बैक्टीरिया से लगा के आप डायनासोर समझ लो, आप उसको बोलेंगे जैव मंडल। परिभाषा लिखना चाहो लिख लो। यानी वह मंडल जहाँ स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल तीनों मिलते हो और वहाँ जीव पाने की संभावना हो या जीव रहने की संभावना, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया से लगा के आप समझ सकते हो कहाँ तक? डायनासोर तक। ठीक है। ये होता है जीव मंडल। इसको जीव मंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जीव पाने की संभावना रहती है, जैव मंडल भी बोलते हैं इसको। ठीक है। यही था। अब जैसे समझ लो, आप मान लो ये पर्वत है, ठीक है, जैसे ये समुद्र है, ये बादल है,
ठीक है। जैसे यहाँ पे समझ लो आप पशु पक्षी है। अब देखो ये आपका समुद्र, क्या ये समुद्र यानी सागर। समुद्र यानी कौन सा मंडल हो गया ये? जल मंडल। ये कौन सा हो गया? जमीन, स्थल मंडल। और ऊपर वायुमंडल। अगर ये तीनों की कॉम्बिनेशन, तीनों मिलेंगे तभी तो जीव उत्पन्न होगा, क्योंकि जीव के लिए एक तो स्थल चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जैसे समुद्र है, सूर्य का प्रकाश गिरेगा, वाष्प बनेगी, वाष्प बनेगी यानी बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी, पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, जीव जंतु होंगे तो इनके लिए रहने की सुविधा उपलब्ध होगी। कब होगी? जब ये तीनों होंगे, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। ठीक है, ये होता है जीव मंडल। बस इतना, इसमें इतना ही है। नहीं, अगर पेड़ होंगे तो जीव होंगे पॉसिबल, क्योंकि पेड़ होंगे। ठीक है, छोटे छोटे कीड़े होंगे, कीड़े भी होंगे, पशु पक्षी होंगे। इसका मतलब पेड़ पौधे भी हो, इसका मतलब इसको बोल सकते हैं आप जैव मंडल। लेकिन अगर पेड़ पौधे होंगे तो जीव होंगे, ऑब्वियसली होंगे। ठीक है, ये भी वैसे सजीव है। जीव मंडल की बात करें केवल पेड़ पौधे ही थोड़े होंगे, कोई से भी जंगल में जाके देख लो, केवल पेड़ पौधे नहीं होते। यानी ये लास्ट टॉपिक आपका था चैप्टर 5 का, जो छूट रहा था कल। चैप्टर नंबर 6 इसका टॉपिक है, जैसे चैप्टर का नाम है पृथ्वी का स्थल रूप। स्थल रूप, पृथ्वी का स्थल रूप। इससे क्या समझते हो आप? पृथ्वी का स्थल रूप यानी कि आपने देखा होगा पृथ्वी का जो सतह, पृथ्वी की जो सतह होती है यानी समतल नहीं होती, कहीं ऊपर कहीं नीचे, उबड़ खाबड़ होती है, होती नहीं होती। यानी पृथ्वी की जो सतह होती है वो एक समान नहीं होती, यानी उबड़ खाबड़ होती है। जैसे मान लो अपन बात करें पहाड़, तो आप सामान्य अपनी परिभाषा में बताओ पहाड़ किसे कहेंगे? या पहाड़ी मान लो आप, पहाड़ या पहाड़ी किसको बोलते हो आप? पहाड़ और पहाड़ी, अच्छा उबड़ खाबड़ जगह को आप बोलते हो पहाड़, उभरी हुई जगह को, स्थल से उभरी हुई जगह को आप क्या बोलोगे? पहाड़ बोलोगे। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी, आप लिखो। यानी पहाड़ किसको बोलेंगे? पृथ्वी का वह भाग जो 600 मीटर, 600 मीटर से तक की ऊंचाई का हो। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? उसे क्या कहेंगे? पहाड़ या पहाड़ी। पृथ्वी का विभाग जो 600 मीटर, मीटर ध्यान रखना। मीटर, चलो लिख रखा ना, तक की ऊंचाई का हो तो उसे क्या बोलेंगे? पहाड़, पहाड़ कहते हैं। अब आप पहाड़ तो समझ गए, यानी जिसकी ऊंचाई 600 मीटर तक हो, ऐसे आसपास हो। ठीक है, उसको बोलेंगे पहाड़। पहाड़ देखे? पहाड़ किसी ने देखे? ऐसे सभी ने देखे होंगे, सभी गांव से बिलोंग करते हैं, ऐसा तो नहीं कोई फॉरेन से आया अगर आसपास बड़ी सिटी में रहता है पहाड़ नहीं देखे। पहाड़ सभी ने देखे होंगे। ठीक है, अपन बात करें पर्वत की। अब बताओ पहाड़ और पर्वत में क्या अंतर है? बता सकता है कोई? पर्वत सीरीज होती है। अच्छा वेरी गुड, ये बोल रहे सीरीज होती है। पर्वत की डेफिनेशन ये होती है कि यानी पृथ्वी का प्राकृतिक ऊंचाई या प्रकृति का उभरा हुआ वह भाग जो 600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई, यानी कि ये बादलों से ऊंचा हो सकता है, ध्यान रखना। यानी पृथ्वी का उभरा हुआ वह पार्ट या पृथ्वी का वह भाग जिसकी, या ऐसे लिख सकते हो प्रकृति की प्राकृतिक ऊंचाई का वह भाग जो 600 मीटर से अधिक ऊंचा हो, उसे बोलेंगे आप पर्वत बोलेंगे। पृथ्वी का प्राकृतिक ऊंचाई का वह भाग जो 600 मीटर से भी अधिक ऊंचा हो, उसे क्या कहोगे आप? पर्वत कहेंगे। लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो, लिखो।
मैम आप क्यों नहीं लिख रहे हो? जो बर्फ में है उसे क्या कहेंगे? बर्फ में पहाड़ 700 मीटर, आप देख लो 700 मीटर से अधिक है या नहीं है या नहीं है? अगर है तो इसको क्या बोलोगे? सिंपल, अगर है तो मैंने नापा नहीं, अगर है तो आप पर्वत बोलोगे, नहीं है तो पहाड़ बोलोगे, बस सिंपल। आप अपने स्तर पर देख लेना। आया समझ में? पर्वत किसे कहेंगे? पर्वत का मतलब यह होता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक ऊंचाई जो 700 मीटर से अधिक ऊंची हो, उसे क्या कहेंगे? पर्वत। अब पर्वत के बारे में बात करें तो अपन बात सबसे पहले देश के ऊपर, विश्व के ऊपर। हाँ क्या? 650 पर्वत होगी। समझ में नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ। पहाड़ का मतलब ये होता है कि इनकी ऊंचाई 700 मीटर, ठीक, इससे कम हो सकती है, ठीक है। अब एक दो तो हो सकती है, जैसे मान लो 1 मीटर ऊपर 1 नीचे, ये तो, लेकिन पर्वत की बात कर, पर्वत की ऊंचाई कितनी होगी? वह 700 से अधिक ऊंची होगी, ठीक है। अब अपन मैप में देखें, विश्व के मैप में, तो इसमें बहुत सारे पर्वत है, आपने पढ़ा होगा। उत्तरी अमेरिका में है रॉकी पर्वत, इसमें है दक्षिणी अमेरिका में है, रूस में कौन सा है? यूराल पर्वत, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, ठीक है। इसी प्रकार अफ्रीका में है किलिमंजारो, ठीक है। अलास्का है अमेरिका में। इस प्रकार बहुत सारे पर्वत है जो कि बहुत ऊंचाई है। अब पर्वत की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, हमने समुद्र के बारे में पढ़ा पर्वत, तो आपने पर्वत स्थल पर देखा होगा, लेकिन जलमंडल यानी जल महासागरों में पर्वत होते हैं। तो महासागरों के पर्वत की बात करें तो एक गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त, मेरियाना गर्त। क्या नाम है? मेरियाना, लिखो, मेरियाना गर्त बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाएगा विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी सबसे नीचे वाला पॉइंट, समुद्र की बात कर रहे हैं, इसकी गहराई कितनी पता है आपको? 11,022 मीटर। यह है प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा यह गर्त मेरियाना गर्त। नाम क्या है? मेरियाना गर्त। इसकी जो गहराई कितनी देर की, ध्यान रखना है, गहराई, समुद्र की बात करें, गहराई की बात करें, ऊंचाई नहीं है। 11,022 मीटर। ये कहाँ है? प्रशांत महासागर। इसी प्रकार समुद्र में भी पर्वत पाए जाते हैं, समुद्र में भी पर्वत होते हैं। समुद्र में पर्वत की बात करें तो एक पर्वत है मानाकी। मानाकी एक पर्वत है, मानाकी नहीं, पर्वत का नाम ही मानाकी है, ठीक है। रब कर दूं ये, एक पर्वत है मोनाकी बोल सकते हैं, मानाकी बोलो आप, ठीक है, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। पर्वत, इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। सबसे अधिक की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर। कितनी है? ये एनसीईआरटी का आंकड़े बता रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी की पूछते हैं। मोनाकी पर्वत यानी कि समुद्र की गहराई, यानी कि समुद्र तल पर भी इतने बड़े पर्वत पाए जाते हैं जो कि अपने स्थल मंडल पर नहीं, इतने बड़े बड़े पर्वत होते हैं समुद्रों में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोनाकी पर्वत है, ये कहाँ है? हवाई द्वीप में। कहाँ है? हवाई द्वीप। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप कहाँ है? आपको पता हो, मैप दिख रहा है आपको, प्रशांत महासागर एक साइड में नहीं है, पृथ्वी गोल है, सभी को पता है। पृथ्वी कैसी है? गोल है, गोल और चिपटी। इसकी आकृति क्या बोलेंगे अपन? भूआब या गोलाब या जियोइड, ठीक है। अपन बात कर रहे थे हवाई द्वीप, ये कहाँ है? प्रशांत महासागर। कहाँ है? प्रशांत महासागर। प्रशांत ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, हिसाब। जैसे ये ग्लोब है, इधर देखो सभी, ये ग्लोब है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। इधर कौन सा महासागर? मैंने बताया था, महासागर बताया तब, प्रशांत महासागर। पृथ्वी गोल है, यानी कि अगर पृथ्वी को ऐसे घुमाओगे, जैसे भारत का है, ये इस साइड में कौन सा आएगा? प्रशांत महासागर है, क्योंकि पृथ्वी गोल। देखो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पास में, देखो ऑस्ट्रेलिया, जबकि अपन मैप में देखेंगे आपको दूर दिखेंगे, क्योंकि मैप में देखोगे तो आपको दिखेंगे, जैसे इसमें देखा, देखो उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इधर दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी क्या है? गोल है, इसलिए प्रशांत महासागर एक ही है, आधा इधर दे रखा है। इसलिए यानी उत्तर साइड बोलेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? उत्तरी बोलेंगे। क्या बोले? उत्तरी बोलेंगे, गोल है पृथ्वी, इसलिए, ठीक है। अपन बात कर रहे थे हवाई द्वीप, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए ऐसा कौन सा महाद्वीप जहाँ सर्प नहीं पाए जाते हैं? कौन सा महाद्वीप है? यहाँ पर लिखना चाहो लिख लो, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ मैं। हवाई महाद्वीप, यहाँ एक भी सर्प नहीं पाया जाता है।
लिखा। अब पर्वत की बात कर रहे हैं तो सभी को नॉलेज होना चाहिए पर्वत का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ये क्या काम आता है, इसका कोई फ़ायदा है या ऐसे ही है या उसके नुकसान है। बताओ पर्वत के बारे में बताओ, पर्वत क्या क्या काम आते हैं अपने, कोई बताओ, एक एक करके बताओ, पीछे से शुरू करो। हाँ कमरुद्दीन जी बातें मत करो, बताओ पर्वत क्या काम आता है। अच्छा कोई बात नहीं, सही सही बताओ, सेल्फी लोकेशन अच्छी होती है। और इसका मतलब क्या समझे, पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा है, ठीक है, ये समझ सकते हैं आप, पर्यटन के लिए, ठीक है, पर्यटन के लिए भी ये उपयोगी है। दूसरा और कोई बता सकता है पर्वत का उपयोग। अपने घर बनाने के लिए अच्छा पत्थर, अच्छा ये बोल रहे पत्थर, वेरी गुड। वर्षा, मेन पॉइंट क्या है, वर्षा, वर्षा के लिए, ठीक है। सुनो अगर पर्वत होंगे, सुनो पर्वत होंगे वर्षा होगी, वर्षा होगी, पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे के जैव विविधता होगी, यानी कि रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, पर्यटन क्षेत्र आकर्षक होगा, रोमांचित होगा, यानी आपको वहाँ देखने जाओगे। कुल मिलाकर ये क्या है, आपको रोजगार प्रदान कर रहा है, आपके जीवन के अहम पहलू है। तो पर्वत आपके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे खेल भी फेमस है, आपको पता हो तो। खेल कौन कौन से हो सकते हैं। रॉक क्लाइंब, और अब देखो पर्वत होंगे, नदियाँ होगी, ठीक है, नदियाँ का पानी समुद्र में जाएगा, ठीक है, और पर्वत इतने ऊंचे भी होते हैं जहाँ पर लगभग बर्फ जमी रहती है। तो यानी कि आपको यह पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है, सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत का क्या नाम है, वेरी गुड, माउंट एवरेस्ट। कहाँ है, किस देश में, किसने कहा, भारत में, नेपाल में, ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट का नाम आया तो आपको माइंड में आना चाहिए इसकी ऊंचाई कितनी। पहले तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर या किलोमीटर, मीटर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट यानी विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़, ये कहाँ है, नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में। तो आपको पता होना चाहिए विश्व में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर जाने वाला व्यक्ति कौन है, बता सकता कोई। विश्व का ऐसा कौन व्यक्ति जो एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ा है इसके ऊपर। तेनजिंग का नाम सुना होगा, न्यूजीलैंड का है तेनजिंग। तेनजिंग का नाम सुना आपने, तेनजिंग का नाम नहीं सुना। वो भारत की प्रथम महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी है, ध्यान रखना। तेनजिंग, ठीक है। और अगर महिला की बात करें तो भारत की प्रथम महिला जो एवरेस्ट पे चढ़ी, क्या नाम इनका, बछेंद्री महिपाल। लिख लो आप, बछेंद्री में लिखना चाहो तो। बछेंद्री महिपाल, लिखा, बछेंद्री महिपाल यानी भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट पे चढ़ी है। अब क्वेश्चन ये है कि तेनजिंग, ठीक है, यानी माउंट एवरेस्ट पर प्रथम पैर रखने वाला कौन है, दूसरा पैर रखने वाला तेनजिंग ही होगा, क्योंकि इनके 2 पैर है। अब पर मैंने कहा कि पर्वत की ऊंचाई बहुत होती है, ठीक है, बहुत ऊंचाई होगी, तो यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, बातें नहीं, सभी के ध्यान इधर। अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी, वेरी गुड, ऑक्सीजन कम होगी, ये बोल रहे ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि ये एग्जाम में पूछते हैं। दूसरा है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होती है, कमी होती है या वृद्धि होती है, कमी होती है। तापमान में कमी होती है। कमी कैसे होती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी यानी कि इसमें कमी होगी। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, 165 मीटर अगर अपन ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड
क्या होगा, कम, यानी टेम्परेचर कम हो जाएगा, ऊंचाई। तो आप ये प्रैक्टिकल करके देखना चाहो तो आप जब माउंट आबू जाओ देख लेना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे मौसम क्या होगा, ठंडा होगा, यानी कि यहाँ की वनस्पति क्या हो, जलवायु ठंडी होगी, ठीक है। क्या होगी, शीतोष्ण, या नीचे उष्ण तो शीतोष्ण होगी, 165 मीटर यानी 1 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब बात करें तापमान की होगी। एक और वायु दाब, वायु दाब में वृद्धि होती है, कमी होती है, दाब होता है, दाब, वायु दाब घटेगा। वायु दाब कम होगा, दाब में कमी होगी। इसलिए तो कहते हैं कि पहाड़ों पर खाना जल्दी पकाने के कुकर का प्रयोग करते हैं। देख सुना होगा आपने, कुकर का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें वो पैक होता है, इसमें वायु दाब क्या है, बढ़ेगा, पैक रहेगा, तो इससे क्या है कि जो दालें होगी वो जल्दी पक जाएगी, बाकी टाइम लगेगा। दाब में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। इसीलिए आप प्लेन में जाते हो तो आपको पहले ही बोलते हैं कि अगर किसी के जो नाक से ब्लड निकलने की अगर प्रॉब्लम हो तो वो यानी कि वो प्लेन में नहीं बैठ सकता है, ठीक है। अगर आपके पास हाँ बात यानी बहुत सही वाला पेन हो तो क्या होती है, वो सही निकलने लग जाते हो ऑटोमेटिक। क्यों निकलती है, क्योंकि जो बात जैसे अगर दाब में कमी होगी, ठीक है, दाब में कमी, जैसे इसमें तो दाब लग ही रहा है, आपको पता है साई का, अकॉर्डिंग टू अर्थ यानी पृथ्वी के अनुसार। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये दाब तो लगेगा, लेकिन ये इसको क्या कंट्रोल करता है, यानी इसको बैलेंस करता है। अगर ऊपर जाओगे तो ये बाहर वाला दाब कम हो जाएगा, तो यानी ये सही क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी, ये सही। आए समझ में, ये साइंस का टॉपिक सर बता देंगे विस्तार से। अब पहाड़ की बात होगी, पहाड़ होगी तो नदियाँ होगी, पहाड़ होगी नदियाँ होगी ऑब्वियसली। तो यानी कि बहुत पहाड़ ऐसे होते हैं, यानी बहुत ऊंचाई वाले, अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ होते हैं, अधिक ऊंचाई वाले, अधिक ऊंचाई होगी तो क्या होगा, लगभग जो टेम्परेचर तापमान होगा क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो ये पर्वत पर क्या होगी, बर्फ जमी हुई होगी। तो बहुत से पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई, तो यानी कि वो नदियाँ होगी, वो क्या होगी, जम जाएगी, पानी ठंडा होगा, तो जमी हुई नदी क्या बोलेंगे, हिमानी, क्या बोलते हैं, हिमानी बोलते हैं, ठीक है। लिख लो आप अपने लैंग्वेज में लिखो, हिमानी क्या होती है, अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों से निकलने वाली बर्फ की नदियाँ हैं, उसको क्या कहेंगे, हिमानी बोलते हैं, ठीक है। लिखो जल्दी, लिखा, लिखा, कब कर दूं ये। अब आपने पर्वत के बारे में पढ़ा तो आपको ये भी पता होना चाहिए पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3। इसमें पहला प्रकार है आपका, कौन सा होगा पता है, जैसे पहला हो गया आपका ज्वालामुखी, क्या होगा, दूसरा का ब्रह्मस्रोत, तीसरा होगा आपका वल्लित पर्वत, ठीक है। पहला आपका ज्वालामुखी, दूसरा ब्रह्मस्रोत, ध्यान रखना, और तीसरा वल्लित पर्वत। 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। पर्वत बनने में लगभग करोड़ों अरबों वर्ष लगे हैं। जब ब्रह्मांड की रचना हुई, पृथ्वी की रचना हुई, उसके बाद में यानी किसकी रचना हुई, पर्वत यानी पर्वतों का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, यानी कि पृथ्वी की जो अंदर जो प्लेटें होती है भूमंडल में, ये निरंतर गति करती है। अब भी अपन बैठे हैं लेकिन प्लेटें ये गति करी, लेकिन इनकी गति इतनी धीमी होती है कि हमें पता नहीं चलता। यानी कभी कभार क्या होता है कि ये प्लेटें खिसक जाने के कारण, जैसे ये समतल है, यानी ये बीच में से खिसक गया, तो यानी प्लेटें अंदर चली गई, तो यानी ये क्या बन गया, अपवाह क्षेत्र बन गया। क्या बन गया, अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र, अपवाह तंत्र बन जाता है। इसका उदाहरण समझना होता है आपको नर्मदा नदी का, देख लो आप ये मैप, ये नर्मदा नदी, इसका अपवाह क्षेत्र, इसी का उदाहरण, इसको क्या बोलेंगे बाद में विस्तार से बता दूंगा, ठीक है। अपन बात करें पहले वल्लित पर्वत के बारे में। किसकी बात करेंगे, वल्लित पर्वत। पहला पॉइंट आपको वल्लित पर्वत क्या होता है, यानी कि वल्लित पर्वत का मतलब ये एक लंबी श्रृंखला वाला पर्वत, उसको बोलते हैं वल्लित पर्वत। अपनी बात शब्दों में समझ लो, वल्लित पर्वत का मतलब लंबी श्रृंखला वाला पर्वत है, उसको बोलते हैं वल्लित। तो ये पर्वत है 2 प्रकार के होते हैं, नए और पुराने। जो नए वल्लित पर्वत है, नए वल्लित पर्वत की श्रेणी में तो आता है, मैं भारत की बात करें तो हिमालय कौन सा आता है, हिमालय, यानी कि ये नया वल्लित पर्वत यानी नया पर्वत है ये। जबकि पुराने की बात करें तो कौन है,
वेरी गुड। अरावली पर्वतमाला ये आपकी पुरानी है, अरावली। अब अरावली पर्वतमाला का नाम आए तो सबसे पहले अपन राजस्थान में आएंगे। राजस्थान में आएंगे तो अरावली पर्वतमाला की बात कर रहे हैं अपन। तो अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी, कोई बता सकता है? अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 500। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 और टोटल है 792, ध्यान रखना, ठीक है। यानी 700 में 8 कम, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अपन बात करेंगे अरावली, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसमें नहीं, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। राजस्थान में लंबाई कितनी अरावली की टोटल? ये कहाँ से शुरू हो रही, कहाँ खत्म हो रही? पालनपुर गुजरात से रायसी की पहाड़ी, प्रेसिडेंट भवन, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, दिल्ली खत्म हो रही है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला यानी कि ये सबसे विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला की बात करें अरावली। जबकि पुरानी में एक ये भी आती है, एमपी में है, कौन सी? सतपुड़ा, नाम सुना होगा, सतपुड़ा पर्वतमाला, वो भी आती है। अगर लिखना चाहो साथ में लिख सकते हो आप, ठीक है। नई की बात हो गई, हिमालय लिखो, फटाफट लिखो। नेक्स्ट टॉपिक अपना लिखा, क्या हुआ, समझ नहीं आया? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक, जैसे अपन ने बात की वलित पर्वत की, जो मैंने बता दिया 2 प्रकार के, नए और पुराने थे। नए में यानी बात करें तो हिमालय की, और पुराने में बात करें तो अगर भारत की बात करें तो अरावली, बाकी विश्व की बात करें तो अपलेशियन पर्वत है आपका अमेरिका में, और यूराल पर्वत है, मैंने बताया था यूरोप और एशिया को अलग करता है, बीच में डिवाइडर बना हुआ है, कौन? यूराल पर्वत, ठीक है। वो यानी पुरानी जो पर्वतमाला का उदाहरण है, ठीक है। अपन बात करें सेकंड, ब्रह्मोत्सव, किसकी? इसको अपभ्रंश भी बोलते हैं, ब्रह्मोत्सव भी बोलते हैं, ठीक है। ये नाम यही है, डिफिकल्ट नाम, ध्यान रखना है। हाँ, ये दे देगा ब्रह्मोत्सव, हाँ यही है। अब इसको पढ़ने से पहले अपन एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है सभी को पता है, यानी कि जो पर्वत में ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, यहाँ जो मिट्टी होती है बारिश के कारण क्या होती है, अपनी जगह से खिसक जाती है, यानी पृथ्वी का भाग घिसकर टूट कर बह जाता है, उसको अपवर्तन कहते हैं। लैंग्वेज ये दे रखी है, पृथ्वी का ऊपरी भाग टूटकर घिसकर टूटकर बह जाना, क्या कहलाता है आपका? अपवर्तन। आप चाहे तो एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक देख सकते हो, अपवर्तन की ये डेफिनेशन है, पृथ्वी का भाग टूट और घिसकर बह जाता है, उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन। लिखना चाहो अपवर्तन की डेफिनेशन लिखो, अपवर्तन यानी क्या होता है? एक तो होता है अपवर्तन, एक होता है निक्षेपण। क्या होता है? निक्षेपण। सर ने बताया भी था निक्षेपण, शायद साइंस में बताया होगा, शायद निक्षेपण नहीं बताया। अपवर्तन, अपवर्तन में क्या होता है कि जो बारिश के कारण, ऐसे तो बहुत सारे कारण है, किस किस कारण होता है अपवर्तन? हवा के द्वारा होता है, ठीक है, वर्षा और जल के द्वारा होता ही है। तो यानी जो मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, अपन स्टैंडर्ड यानी डेफिनेशन बोलते क्या है? मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को क्या कहेंगे? अपवर्तन के। ये स्टैंडर्ड यानी डेफिनेशन है। जबकि एनसीईआरटी में दे रखी कि पृथ्वी के स्थल भाग घिसकर टूटकर बह जाना क्या कहलाता है? आपका अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब अपवर्तन में तो क्या मिट्टी बह रही है, लेकिन ये मिट्टी जहाँ जाकर जमा हो रही है, जैसे मान लो पर्वत से निकल रही है और ये मैदानी पार्ट है, मैदानी भाग है, यहाँ आके क्या जमा हो रही थी, इसको बोलेंगे निक्षेपण। क्या बोलेंगे? जहाँ मिट्टी जमा हो रही है उसको बोलेंगे निक्षेपण। तो अपवर्तन में क्या होती है? पृथ्वी की सतह की गहराई क्या होती है? ऊंचाई कम होती है, यानी पृथ्वी की सतह की ऊंचाई कम होती है अपवर्तन में, और बढ़ेगी किसमें? निक्षेपण, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जमा हो रही है। लिखना चाहो एक्स्ट्रा फेट में लिखो, अपवर्तन में क्या होता है? पृथ्वी की सतह की ऊंचाई कम होती है, जबकि निक्षेपण में क्या होता है? ऊंचाई बढ़ती है। निक्षेपण का मतलब समझ गए? अपवर्तन का मतलब मिट्टी का स्थानांतरण हो रहा है, और निक्षेपण का मतलब जमा हो रही है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन लिखना चाहो लिखो आप, पृथ्वी की सतह की ऊंचाई क्या होती? कम होती है अपवर्तन में, और बढ़ती किसमें? निक्षेपण में, ठीक है। अपवर्तन समझ में आ गया, निक्षेपण समझ में आ गया। अब बात करें इसकी ब्रह्मोत्सव या ब्रह्मोत्सव, बात वही, इसको अपभ्रंश बोलते हैं, लेकिन ब्रह्मोत्सव लिखो आप, इसमें एनसीईआरटी में ही दे रखा है ब्रह्मोत्सव। ब्रह्मोत्सव क्या होता है? ब्रह्मोत्सव पर्वत यानी वह पर्वत जिसका बहुत बड़ा पार्ट अपवर्तन के कारण क्या हो जाता है? बह जाता है, यानी धीरे धीरे बहुत सालों टाइम लगता है, लेकिन क्या है उसका बड़ा पार्ट क्या होता है? जैसे ये पर्वत है, ठीक है, पर्वत का ऊपरी पार्ट यानी धीरे धीरे पर्वत जैसे समकाकार होता है, लेकिन वर्षों कई करोड़ों वर्षों बीतने के कारण, ये बीतने से वर्षा होने के कारण क्या होती है? ये धीरे धीरे गोल दिखाई देने लगता है। इसकी इस प्रकार के पर्वत को बोलेंगे ब्रह्मोत्सव पर्वत। कौन से बोलेंगे? ब्रह्मोत्सव पर्वत। लिखो आप, अपवर्तन के कारण बहुत बड़ा पार्ट क्या होता है? टूट कर
बह जाता है, उसको बोलेंगे बृहस्पति पर्वत। लिखा बृहस्पति पर्वत क्या हुआ दीपक? बृहस्पति पर्वत का मतलब समझे नहीं समझे? इधर देखो, जैसे मान लो ये पर्वत है, मान लो ये पर्वत है, ठीक, ये पर्वत है, और जैसे ये प्लेट, बीच वाली प्लेट, ये क्या है, खिसक कर अंदर चली गई, ये भाग ऊपर के आ गया, यानी ये पर्वत बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं द्रोणिका। क्या बोलते हैं? द्रोणिका, ठीक है, लिखो द्रोणिका। और जो यानी ऊपर वाला पार्ट है, ये अपर्दन के कारण धीरे धीरे क्या होता है, ये जो शंकुआकार होता है धीरे धीरे क्या होता है, गोल हो जाता है, ठीक है। चित्र बना के समझो, इसको बोलते द्रोणिका। क्या बोलते हैं बीच वाले पार्ट को? जो नीचे खिसकी हुई प्लेट, इसको बोलते हैं द्रोणिका, लिख लो। इसके बाद बढ़ेंगे ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा टॉपिक आपका? हाँ, ज्वालामुखी पर्वत। लिखा? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पे क्या होता है? पृथ्वी के अंदर सभी को पता बहुत गर्मी है, गर्मी के कारण ये प्लेट क्या है, दबाव और गर्मी के कारण ये गति करती है। गति करने से क्या है कि जैसे मान लो पर्वत है, ठीक है, तो पर्वत के बीच में चारों ओर से दाब लगता है। क्या लगता है? दाब लगता है। अब जैसे इसमें दाब लग रहा है, इसमें दाब लग रहा है, दाब लगने के कारण जो इसमें पदार्थ है वो पिघल जाता है। पिघलने के कारण क्या एक द्रव बन जाता है। द्रव बनने के कारण या जैसे यह फोर्स लग रहा है, जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई बढ़ी, यानी ये जैसे जैसे ऊपर आएगा तो इसका क्या क्षेत्रफल कम हो रहा है। क्षेत्रफल कम हो रहा है तो यानी दाब बढ़ रहा है। दाब बढ़ने के कारण क्या ये विस्फोट होता है। विस्फोट होने से ये लार्वा निकल, इसको लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्वा नहीं, लार्वा तो तितली के बच्चे को बोलते लार्वा, ठीक है, ये लावा होता है, लावा, लावा निकलता है। लिखना चाहो लिख लीजिए। समझ में आ गया ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है? सिंपल आपको समझना है, ठीक है। उदाहरण देखना हो तो आपको अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत, अफ्रीका का किलिमंजारो, अफ्रीका कहाँ है? यानी कि क्या, जैसे ये लावा है, अब जैसे इस, क्या बोल रहे हैं आप? लावा जब उतरता है बाहर आएगा तो फिर वो वापस ठंडा होगा, फिर वो बहुत हो जाएगा। मतलब जैसे ये लावा है, ये बाहर आ रहा है, फिर जब ये फेंकर किसी जगह इकट्ठा होकर वो ठंडा हो जाएगा तो क्या कहते बहुत बन जाएगा, बहुत बन इसका पता नहीं, बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है। यानी कि इस पिघले हुए पार्ट को बोलते, क्या बोलते हैं? लावा। आपको पता हो तो बता दो अभी, ठीक है, मैं कल बता दूंगा, ठीक है। अभी ये लिखो, पिघले हुए पार्ट को क्या बोलेंगे? लावा बोलते हैं, ठीक है। परिभाषा तो क्या बता दिया मैंने, कैसे होता है ज्वालामुखी। उदाहरण बताया था, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, यहाँ सबसे अधिक क्या होते हैं? ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। ये हो गया आपका ज्वालामुखी पर्वत। एक उदाहरण लिखना, फ्यूजियामा होता है जापान का पर्वत, ठीक है। अब पढ़ेंगे पठार, पर्वत की बात होगी, पठार पढ़ेंगे। हाँ, आप बोल रहे इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते। क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते। ठंडे पार्ट की क्या बोलेंगे आप? मैग्मा, मैं आधा के मैग्मा, क्या बोलेंगे? मैग्मा तो उसके अंदर होता है उसको बोलते हैं। ये निकलेगा इस पिघले हुए पार्ट को, जैसे आप ये बोल रहे हो, ये वही अंदर होता है उसी मैग्मा बोलते हैं। ये है ना, वही निकल रहा है, इसको बोलेंगे आप मैग्मा बोलो। क्या बोलोगे? मैग्मा बोलो, ठीक है, लिख लो आप। अब बात करेंगे, पर्वत की बात होगी, अब बात करेंगे पठार, इसकी बात करेंगे, पठार, पठान नहीं, पठार। पठार किसे कहेंगे? यानी पृथ्वी का वह भाग जो मैदानी भाग से ऊपर यानी उभरा, वो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। पृथ्वी की सतह जो
200 मीटर, 200 मीटर के लगभग उभरी हुई हो। क्या बोलेंगे? पठार कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पठार है। ये बाहर है जो पठार है। कौन सा? मैं इसको पठार नहीं बोलेंगे। पठार यानी पठार एक विस्तृत क्षेत्र होता है, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। पठार का मतलब ये है छोटा पार्ट। पठार का मतलब विस्तृत क्षेत्र जहाँ पर अपन खेती कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहाड़ भी बोल, तो यानी कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले हो, उसको आप बोलोगे मैदान। क्या बोलोगे? वेरी डिफरेंट बिटवीन इन एंड इन, यानी मैदान और पठार में अंतर है। 100 मीटर से कम क्या बोलोगे? मैदान बोलेंगे। क्या बोलोगे? मैदान बोलोगे। ठीक है, ये 200 के लगभग है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम हो तो क्या बोलेंगे? 100 के लगभग 100 के, यानी कि बोलेंगे मैदान। और 200 से ऊपर पठार होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार क्या? इंडिया का पठार हो गया। और पठार लसाड़िया पठार जो कि सिद्धपुर में, ऐसा पठार जो कि चित्तौड़ में। और बता सकते हो, ये भी नए और पुराने होते हैं। जैसे पुराने की बात करें, पुराना आप भारत का पुराने की बात करें तो दक्कन का पठार भारत का सबसे पुराना पठार है। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और आपने नाम सुना होगा नवीन, तो बहुत सारे, जैसे ये हो गया दक्कन का पठार, नागपुर का पठार सुना होगा आपने। ये बहुत सारे पठार तो हैं कि जिनकी ऊंचाई लगभग 200 से ऊपर ही, नीचे नहीं आनी चाहिए, ऊपर तो हो सकती है। ठीक है, उदाहरण लिखो, बताओ। पुराना तो हो गया आपका दक्कन का पठार, नवीन में जैसे नागपुर का पठार हो गया। और देखो तो आप जैसे वैसा लसाड़िया, ये नहीं है, पुराना नहीं है। ठीक है, अपन बात करते हैं जैसे पठार क्या उपयोगी है, क्या उपयोग में आते हैं? पठार होता है, इनके नीचे जो खनिज होती है, खनिज की मात्रा क्या सबसे अधिक होती है, खनिज संपदा अधिक होती है। खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, वैसे बहुत सारे इसके उपयोग है। खेती कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। पठार का मतलब विस्तृत क्षेत्र होता है, लेकिन वो मैदान से ऊंचा होता है, 200 से अधिक ही होता है। और इसका उपयोग जल प्रपात कौन समझते हो? प्रताप नहीं, प्रपात, यानी अगर जैसे मान लीजिए पर्वत है, ये पठार है बड़ा। ठीक है, ये पठार है, ये मैदान है, यानी ये नदियाँ आ रही, यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिरी। पठार का मतलब डायरेक्ट ये गहराई, यानी पानी गिरेगा, इसको बोलते हैं, आप क्या बोले? प्रपात। क्या बोलते हैं? प्रपात, झरना टाइप, यानी कि ऊपर से गिर रहा है, झरना बन रहा है, इसको बोलते प्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रपात। अगर उदाहरण समझना तो आपको पता होगा, नागपुर का पठार स्वर्ण रेखा नदी के कारण बन रहा है। नागपुर का पठार है ना, जैसे नागपुर का पठार, इसमें एक नदी है स्वर्ण रेखा, क्या नाम है इसका? स्वर्ण रेखा। इसके कारण बन रहा है एक जलप्रपात बन रहा है। हुंडाई, नाम क्या है? हुंडाई जलप्रपात। ठीक है, और क्या उपयोग होता है पठार के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैदानी भाग। ये लिखा, पठार का मतलब 200 मीटर से अधिक ही होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण तो बताइए, आपने बताया लसाड़िया का पठार उदयपुर में, मेहता का पठार चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है, उड़िया का पठार आसाम का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और प्रपात के बाद बारे में बात की, स्वर्ण रेखा है, आपको मैंने बताया। इसके अलावा आप देखना चाहो तो कर्नाटक का जोग प्रपात, जोग प्रपात कहाँ है? कर्नाटक। ठीक लो, ठीक है। अब बात करेंगे मैदान की। ठीक है, मैदान डेफिनेशन बता सकते हो? क्या 200 से कम ही होगा? 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर के मतलब ऊपर हो सकता है, यानी कि एक साथ ही मैंने 200 बता दिया, इसका 200 एक बार आप इसको काउंट करो, किसमें? पठार में। ये चीज
थोड़ा ऊपर नीचे होता है। एक्यूरेट यानी कि इनकी लंबाई ऊंचाई नहीं, जैसे मैंने बताया था अभी मेदिनीनगर की गहराई बताई थी, कितनी बताई 11,005 बताई, लेकिन कई जगह 33 भी दे रखा है इसमें क्या ये आगे भी थोड़ी बहुत होती है, कहीं जगह 11,005 मिलेंगे, कई जगह आपको 11,033 मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों सही है, तो ऑप्शन में एक ही आएगा। अब बात करें मैदान की, मैदान की डेफिनेशन को पहले तो आपको पता है, यानी प्रकृति का 2 भाग लो 100 मीटर से कम नहीं होगा, ये लगभग लिख लो आप डेफिनेशन, परिभाषा लिख लो एनसीईआरटी वाली। मैदानी भाग, मैदानी भाग सबसे अधिक जनघनत्व वाला भाग है, यानी कि अगर आप बात कंपेयर करें अपन पर्वत, ठीक है, पठार, मैदान, इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करेगी, मैदान में करेगी। क्यों करेगी सभी को पता है, क्योंकि मैदान समतल होता है, ठीक है, और ये नदियों के कारण, निक्षेपण के कारण जो मजा इकट्ठी होती है, इसके कारण जो वहाँ की भूमि होती है वो अधिक उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होने के कारण क्या होता है, यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, यानी नदियों, मैंने बताया था जैसे ये पर्वत हो गया आपका, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहाड़, या आपको पहाड़ हो गया, या आपको पठार हो गया, ठीक, या आपका मैदानी भाग यानी समतल भूमि, या इससे अधिक भूमि भी हो सकती है, या आपका मैदान हो गया, ठीक है, ये मैदान, ये पठार, ये पहाड़, ये पर्वत, ठीक है, सबसे ऊंचा होता है पर्वत, उससे पहाड़, फिर पठार, फिर मैदान, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे एक मैंने कंफ्यूज वाला बताया था, क्या नाम था, 56 मैदान में 56 का पठार बताया था, 56 का मैदान, ये होता है 56 का पठार, ये कहाँ है, हिसाब से ये कंफ्यूज वाले मैंने पहले बताए थे एसएससी वालों को, 56 का मैदान, मैदान नीचे, मैदान का मतलब नीचे होता है, देखो मैंने बताया था, पठार ऊपर होता है, यानी मैदान नीचे होता है, यानी मैदान नीचे, इसका नीचे कौन है, एक है आपको पता है, एक है एक तो बांसवाड़ा पता है, एक आपको पता है कहाँ है, बाड़मेर, सभी को पता है, लेकिन बाड़मेर जैसे आप लोकेशन देखोगे, अगर राजस्थान मैप पर नजर डालोगे, यानी कि यहाँ बांसवाड़ा यहाँ होता है, जबकि बाड़मेर ऊपर होता है, ठीक है, यानी ऊपर कौन होता है, पठार होता है, मैदान होता है, पठार, इसका मतलब पठार, ये ऊपर, इसका मतलब कहाँ है, बाड़मेर, 56 का पठार कहाँ है, बाड़मेर, और मैदान कहाँ है, बांसवाड़ा और पठार, पर ध्यान रखना डूंगरपुर नहीं है। मैदान डेफिनेशन लिखी आपने, इसका उपयोग बता दो फटाक से, पहला उपयोग सर्वाधिक जनसंख्या लिखो आप, सर्वाधिक जनघनत्व या जनसंख्या, घनत्व वाला पार्ट है, क्यों होता है मैंने बता दिया, क्वेश्चन करूंगा अभी। मैदानों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण क्या है, क्योंकि नदियों के कारण निक्षेपण वाली जो मृदा होती है वो इकट्ठी होती है, इससे क्या वो उपजाऊ हो जाती है, यानी नदियों के आसपास का क्षेत्र मैदानी पार्ट कहलाता है। ये समझना नहीं आता, सिंपल से देखने, नदियों के आसपास में जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा है, ये इसके अलावा आपके लिए उपजाऊ मृदा मिलेगी आपको, जो अपवर्तन और निक्षेपण के कारण होती है, ठीक, इसलिए यहाँ पर घनत्व अधिक है। अपन बात करें भाई, और इनका उपयोग हो तो बता दो, सुरक्षित होगा, देख सकता हूँ, ठीक है। अब इनका कंपेयर करेंगे, इनको मैदान, पर्वत, सिंपल पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान, सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ होता है, अभी बताया मैंने, जनघनत्व लिखना चाहो तो, फिर इनमें से बताओ, इनको देखे सबसे अधिक सुखमय जीवन किनका होता है, सुखमय आराम से कौन रहते हैं, आराम से बोले तो सब सुविधा आराम से मिल जाती है, मैदानी वाले भाग, क्योंकि हम पर्वत वालों की बात करेंगे, यानी ऊपर चढ़ना पड़ता है हमेशा, और वहाँ नहीं तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है, नहीं और क्या क्या उनको और बारिश ज़्यादा होती है, और इनके अलावा चलो इनकी बात, पहाड़, इनके अपेक्षा कम होती है, परेशानी परिवहन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके बारिश के कारण रोड सड़क टूट जाने के वो आने जाने के मार्ग भी बंद हो जाते, बहुत सारी दुविधाएं वो आपको पता है। पहाड़ यानी इससे थोड़ा अच्छा है इनका जीवन, ठीक है। पठार मैदान, पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, बर्फीली इलाका होता है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, लोग दुखी होते ही हैं, यानी बहुत सारे कारण है अगर इन पर अगर नजर डाले तो। अब बात करेंगे अपन, मैंने बताया था खेल के बारे में, ठीक है, खेल वाला टॉपिक अभी ले लेते हैं।
कुछ खेल के नाम लिख रहा हूँ, बताना अगर आप उनके बारे में जानते हो तो। एक खेल है पैराग्लाइडिंग, क्या नाम है? पैरा ग्लाइडिंग। एक हो गया पैराग्लाइडिंग, एक हैंग ग्लाइडिंग। क्या है? हैंग ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग। तीसरा होता है रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग सभी को पता है राफ्टिंग। चौथा है स्कीइंग, क्या है? स्केटिंग, स्कीइंग, स्केटिंग, स्कीइंग, स्कीइंग, SKING, स्कीइंग। कोई जानता हो बताओ? स्कीइंग हाँ, ये तो पूछ रहा हूँ आपसे। देखो पैराग्लाइडिंग, ये हाँ दीपक बता रहा है, आप बताओ पैराग्लाइडिंग क्या होता है? यानी कि पैराग्लाइडिंग का मतलब पैराशूट टाइप होता है, जिसके ऊपर चिमेट सकते हैं, फिर यानी हवा में फैला सकते हैं, जो कि यानी कि आप हवा की सैर करते हुए उड़ सकते हो। ठीक है, तो पैराग्लाइडिंग। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो आप, पैराशूट लिख सकते हो, इस पैराशूट के द्वारा सैर की जाती है। ठीक है, पैराशूट के द्वारा उड़ना आपने देखा होगा पैराशूट। हेग ग्लाइडिंग, हेग ग्लाइडिंग ये होता है यानी होता पैराशूट टाइप, लेकिन ये क्या होता है, इसको जैसे ये पैराशूट है, मान लो ये पैराशूट है, ठीक ये उड़ रहा है, ये उड़ रहा है। ठीक है, अब हेग ग्लाइडिंग क्या होता है, ये आप इसको समेट सकते हो आराम से, लेकिन ये क्या, ये प्लेन की तरह होता है, यानी ये मतलब टीसा होता है। हाँ ऐसे होता है, इस जगह से हाँ पतंग की तरह होता है, यानी ये कठोर पार्ट होता है, यानी हवाई जहाज की तरह होता है, लेकिन इसमें इंजन नहीं होता है, हवा से चलता है। ये हवाई जहाज के टाइप होता है, लेकिन इंजन नहीं होता, ये हवा से चलता है। पैराग्लाइडिंग। ठीक है, और पैराग्लाइडिंग पैराशूट वाला हो गया। और रिवर राफ्टिंग सभी को पता है, यानी कि ये लगभग साउथ में ज़्यादा होता है, मूवी में देखा होगा क्या कि नाव होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, सभी एक साथ क्या करते हैं, नाव को चलाते हैं। ठीक है, इसमें सब भावना जो भावना बढ़ती है सभी को पता है, ये साउथ में आप मूवी में देखा होगा, मूवी देखो कि साउथ वाली होता है। ठीक है, रिवर राफ्टिंग टाइगर चलाती है वो। और स्कीइंग, ये बोले स्कीइंग क्या होता है, आपने देखा वो बर्फी इलाकों में पैरों में वो पहनते हैं, क्या बोलते हैं स्कीइंग, हाँ वो पहनते हैं, यानी वो पहन के क्या बोलते हैं, स्केटिंग बोलते हैं, स्कीइंग बोलते हैं। ठीक है, स्कीइंग बोलते हैं। ठीक है, ये होते हैं खेल, इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं टाइम हो गया, 10 मिनट सुनो, मैं कुछ मोबाइल में मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, पूरा नहीं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, कल पढ़ा हमने, परसों पढ़ा। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ऐसा कौन सा महाद्वीप तीनों रेखा की वजह से? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? और दूसरा अफ्रीका। जनसंख्या की दृष्टि से पहला जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा अफ्रीका। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। किसने कहा? ऑस्ट्रेलिया। सामूहिक उत्तर नहीं देना, ठीक है, एक एक करके बताओ मेरे को। सबसे पहले मेरा होमवर्क दिया था, वो हो गया सभी के? तो क्वेश्चन है आपको, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से होते हैं? एक कोई भी नाम बता दो, एक व्यक्ति कोई भी नाम बता दो, जितने भी होते 3, 4, 5, 6, 7, 8 होते हैं, आप बताओ कौन सी? पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से थे? पृथ्वी के परिमंडल, हाँ, और हाँ पृथ्वी प्रमुख महाद्वीपों के नाम को बता सकता है? फिर बताओ पृथ्वी के महाद्वीप कौन कौन से होते हैं? पता नहीं, संपर्क बताओ पृथ्वी के महाद्वीप कौन कौन से? कितने महाद्वीप है ये बता दो। महाद्वीप की बात कर रहे हैं अपन, हानि को आप बताओ, महाद्वीप कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 7 होते हैं, मैंने बताया था। हाँ आप बताओ, ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका,
चलो ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पानी पानी मात्रा अधिक होती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? मैंने अभी बताया था, यूराल पर्वतमाला यानी कि एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा अभी पूछ लिया मैंने। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना होता है? पृथ्वी का कौन सा भाग? कौन सा बाग? भूमंडल